7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और जम्मू कश्मीर का एक इलाका लगता है पुंछ, उसी का एक गांव लगता है कलानी। 10 साल के जैन खान, 12 साल की उसकी बड़ी बहन जोया खान अपने पिता रमीज खान के साथ और अम्मी भी उनके साथ थी, निकले हुए जा रहे थे। इसी बीच में गोलीबारी चल रही थी, जो पाकिस्तान लगातार खिसिया कर गोलीबारी कर रहा था। उसने शहरी इलाकों को, जहां पर आम लोग रहते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ये निशाना इसलिए बना रहा था क्योंकि 22 अप्रैल 2025 की दोपहर पहलगांव के पास जो बैसन घाटी लगती है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, वहां पर चुन चुनकर 25 हिंदुओं को आतंकवादियों ने मार दिया था, जो कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे। अब इसके लिए लगभग 15 दिन का समय लगता है। एक ऑपरेशन तैयार किया जाता है, नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर, ताकि इस बात का बदला लिया जा सके, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आतंकियों के 8-9 ठिकानों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने वो कुछ डिफेंस में कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी कोई प्लानिंग थी भी नहीं। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना जो आम लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनको ही निशाना बना दी जाए। बेवजह उसने नियंत्रण रेखा से गोलीबारी और बम गिराना शुरू कर दिया, मिसाइल दागना शुरू कर दिया, और जो आम लोग थे वो मारे जा रहे थे। लगभग 15-16 लोग इसी तरह से बेकसूर मारे जाते हैं। लेकिन भारत ने फिर जवाबी जो कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई के बाद 8 मई 2025 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पाकिस्तान की संसद सत्र चल रहा था और संसद सत्र में एक सांसद हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर ताहिर इकबाल, वो उन्हें रोते हुए देखा गया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। वो कह रहे थे कि अल्लाह उनके मुल्क की हिफाजत करे। अभी तो भारत ने ठीक से युद्ध लड़ने की शुरुआत भी नहीं की थी कि पहले से ही वो अपने मुल्क की हिफाजत, वो भी संसद में रोते हुए करने लगे। कि वाकई आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सांसद संसद के अंदर रो रहा था और वो अपने मुल्क की हिफाजत की मांग कर रहा था। क्या भारत ने ऐसा काम कर दिया? आज की कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना बुधवार गुरुवार की रात, ये 7-8 मई 2025 की रात की बात है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उन पर ड्रोन से, मिसाइलों से हमला किया गया था। और जब ये हमला किया जा रहा था तो साथ ही लगभग 15 शहरों को भी निशाना बनाया गया। 15 शहरों को भी जगह जगह गोले डाले गए, मिसाइलें दागी गई। और वो 15 शहरों की अगर हम बात करें तो अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, कलौंदी और भुज जैसे शहर इसमें शामिल थे। दरअसल जब लोग 8 मई 2025 की सुबह उठे थे, अपने घरों से निकले और घरों से निकलने के बाद अपने काम पर जा रहे थे, कोई खेत पे जा रहा है तो कोई रास्ते में, तो किसी ना किसी को रास्ते में मिसाइल पड़ी हुई मिल रही थी। और मिसाइलों को देखने के बाद तुरंत ही तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी कि यहां पर इस तरह से मिसाइल पड़ी हुई है। जो मिसाइल पड़ी हुई थी, दरअसल उसको रात को ही भारतीय सेना ने निष्क्रिय कर दिया था, उसको बेअसर कर दिया था। और बेअसर करने की जो मेन वजह थी, उसकी वजह यह थी कि भारत के पास एक ऐसा आधुनिक हथियार है जिसका नाम है S-400, जो कि रूस का बना हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर और आधुनिक शक्तिशाली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये एक जगह पर रखा होता है और ये बहुत दूर से ही आसमान में उड़ने वाले किसी ड्रोन को, किसी भी क्रूज मिसाइलों को, या फिर दुश्मन के विमानों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को, ड्रोन को, किसी को भी दूर से देख सकता है और देखने के बाद उसको पहचान सकता है। पहचान के बाद उसको हवा में ही खत्म कर सकता है। यानी कि जो वो नुकसान पहुंचा सकता है, वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रहेगा नहीं, आसमान में उसको खत्म कर दिया जाता है। और जो खत्म किया जा रहा था, तो 15 सैन्य ठिकाने और 15 शहरों को जो निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी, ड्रोन भेजे गए थे, उनको आसमान में ही खत्म कर दिया गया। इसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि ये जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रूस का बनाया हुआ है, इसकी अत्यधिक रेंज है, जो कि 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को गिराने की ये क्षमता रखता है। इसके अंदर एक यूनिट में कई तरह के वो निकलते हैं, जिसमें 40 NS जो कि 400 किलोमीटर की रेंज का होता है, 48 NS जो कि 250 किलोमीटर की रेंज का होता है, 9M96E2 जो कि 120 किलोमीटर की रेंज तक मारक क्षमता उसकी होती है, 9M96E जिसकी 40 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होती है, जो कि आसमान में उड़ने वाले किसी भी दुश्मन के विमान को, क्रूज मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को, ड्रोन को आसमान में ही मार के गिरा सकता है। जब लोग अपने घरों से निकल रहे थे, घरों से निकलने के बाद वो देख रहे थे सड़कों पड़े हुए उन मिसाइलों को, तो वो निष्क्रिय हो चुके थे, बेकार हो चुके थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने कितने वो छोड़े होंगे और यहाँ की इस एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको सबके सब आसमान में खत्म कर दिया था। दरअसल जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका जो काम करने का तरीका है वो 360 डिग्री कवरेज में काम करता है। यदि इनका जो टारगेट है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो आगे निकल जाए तो आगे निकलने के बाद वापस लौट कर उसको वहीं मार गिरा सकता है। सटीक निशाना होता है, हाई स्पीड होती है और इंटरसेप्शन, इनकी दुश्मन की मिसाइल से भी इसकी ज्यादा तेज रफ्तार होती है। इसी तरह से जब ये भारत ने अपने 15 जो ठिकाने थे जहां पर पाकिस्तान ने हमला किया था, उनके डिफेंस किया, सैन्य ठिकाने थे उनका भी डिफेंस किया। अब भारत को भी इस बात का जवाब देना था, तो जवाब दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन यानी कि 8 मई 2025 की सुबह भारत की ओर से ड्रोन अटैक किए जाते हैं। और ड्रोन अटैक के लिए उन्होंने 9 जगहों को चिन्हित किया था, जिसमें अटक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरावाला, लाहौर, बहावलपुर, मियानो, कराची और छोर। दरअसल इनको निशाना बनाया गया था और निशाना बनाया गया था हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्फी ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जो वाकई अपने आप में बड़ा आधुनिक है, अत्याधुनिक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये वाकई कमाल का है। दरअसल ये ड्रोन और मिसाइल का मिक्सअप है। इसके अंदर ये
15 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है और रेंज जो इसकी है वो कमाल की है। 500 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसको जब भी लॉन्च किया जाएगा या तो ट्रक से किया जाता है या फिर जहाज से लॉन्च किया जाता है और टारगेट नहीं मिलता तो ये स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसकी ये खास बात है। दरअसल जब इसने भारत ने ड्रोन अटैक किया, 9 जगह को चिन्हित किया, 9 जगह में से ये कामयाबी मिलती है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में कामयाबी मिल जाती है और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान का होता है, लाहौर के अंदर होता है, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। और तबाह होने के बाद ये जानकारी मिलती है, पता चलता है जब इस पर रिसर्च किया गया, जानकारी जुटाएगी कि पाकिस्तान के पास जो इस तरह के चीनी हथियार हैं, जैसे क्या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे भारत के पास रूस का है S-400, तो ऐसे ही पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा और चाइना से इसलिए खरीदा क्योंकि वो खरीदा नहीं चाहता था, लेकिन चाइना ने उस पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया और जो शायद कम क्षमता का उसकी ये एयर डिफेंस सिस्टम था वो खरीद लेता है और भारत उस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इसकी जो मारक क्षमता बताई जाती है वो 120 से 250 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन शायद उतनी है नहीं जितना वो पाकिस्तान ने, ये चाइना ने इसके लिए दावा किया था। जब ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसके बाद फिर इस बात की भारत की सेना की तरफ से घोषणा की जाती है कि हमने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से दबाव बनना शुरू हो जाता है और आखिरकार पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 8 मई को की दोपहर को यह कहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले किए हैं, 9 जगहों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने भारत के लगभग 50 ड्रोन को मार गिराया है। जबकि इसमें ये थोड़ा सुधार करने की जरूरत है कि अगर इसको टारगेट नहीं मिलता है, इस ड्रोन को, जिसका नाम हार्फी है, तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसकी ये दिलचस्प बात है, जहां इन्होंने दावा किया है कि हमने इनके 50 वो मार गिराए हैं और ड्रोन से ने ये इनका दावा यह है, जो इसकी पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो 8 मई को उन्होंने घोषणा करी थी, उनका कहना था कि एक ड्रोन ने इनके काफी नुकसान पहुंचाया है, 4 जवान घायल कर दिए हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि भारत का ये दावा है, भारत ने ये सबूत तक दिखाए हैं कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दरअसल इसकी ये सब चीजें जो चल रही थी, इसके पीछे की जो मेन वजह थी, दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बेसन घाटी के अंदर जो सैलानी वहां पर घूमने के लिए गए थे, 3 आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए हुए थे ऐसा बताया जाता है, उन्होंने गोलीबारी की। उन्होंने हिंदू जो टूरिस्ट थे उनको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद उनको मारना शुरू कर दिया। अब इसके बाद पूरे देश भर में इस बात को लेकर एकदम हंगामा खड़ा हो जाता है। एक तरह से लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है। फिर भारत की सरकार ने इसके एवज में एक अभियान चलाया। अभियान चलाने के बाद पूरी तरह से एक तैयारी की और तैयारी करने के बाद कि पाकिस्तान को इस बात का करारा जवाब देना पड़ेगा और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और 9 आतंकी ठिकानों की अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, सियालकोट, तेहरा कला, मुरीद के, बहावलपुर, इस तरह से इसके 8 ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया। और 6-7 मई 2025 की रात 1:05 पर और 1:30 तक ये अभियान लगभग 25 मिनट के आसपास तक चलता है। जैश ए मोहम्मद का जो हेड क्वार्टर है, जो आतंकी मसूद अजहर का ये इसका हेड क्वार्टर है, इसका जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा का मरकज तैयबा मुरीद के, जो कि इसके संस्थापक रहा है आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद, उसको भी तबाह कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद का एक और ठिकाना था सरजल तेहरा कला, उसको भी तबाह कर दिया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया सियालकोट में है, उसको भी तबाह कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा का मरकज अहले हदीस बरनाला, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद का मरकज अब्बास कोटली, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मरकज राहिल शाहिद कोटली, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा का शावाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, इसको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, इसको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। दरअसल 9 आतंकी ठिकानों को भारत के हवाई हमलों में जो एयर स्ट्राइक किया जाता है, एयर स्ट्राइक में इनको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कश्मीर की कुछ लोगों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध लगातार गोली चलानी शुरू कर दी। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी में गोले दागे गए। लगभग 5-6 घंटे लगातार इस तरह से गोले चल रहे थे और रिहायशी इलाकों में गोलीबारी जब चल रही थी, तो इसमें चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, इस तरह से सार्वजनिक जगह होती हैं, इन जगहों को निशाना बनाया गया था। और निशाना बनाने के बाद इसमें बेकसूर लोग, कम से कम 16 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 3 महिलाएं होती हैं, 5 बच्चे होते हैं। बाकी अब चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो या फिर बूढ़े हो, इनको भी नहीं बख्शा जाता। अगर हम इन लोगों के मरने वालों की संख्या की बात करें, जिसको पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार गोलीबारी चलाई जाती है, गोले दागे जाते हैं, उनमें मरने वालों में बीबी कौर उर्फ रूबी हैं, जिनकी 33 साल के आसपास की उम्र है, मोहम्मद जयान जिसकी 10 साल की उम्र, जोया खान जिसकी 12 साल की उम्र है, मोहम्मद अकरम 40 साल की उम्र है, अमरिक सिंह 55 साल की उम्र है, मोहम्मद इकबाल जिसकी 45 साल की उम्र है, रंजीत सिंह लगभग 48 साल की उम्र, शकीला बी 40 साल की उम्र है, अमरजीत सिंह 47 साल, मरियम खातून 7 साल, बिहान बहरगब 13 साल, मोहम्मद रफी 40 साल। साथ ही एक
जो जवान है वो भी शहीद हो जाते हैं इसमें। जो पुंछ में फायरिंग लगातार चल रही थी, लॉन्स नायक दिनेश कुमार जिनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, जो कि हरियाणा पलवल के रहने वाले होते हैं। इनकी पत्नी पेशे से एडवोकेट होती है, एक बेटी और एक बेटा भी इनको होता है। 2014 में इनके आर्मी में पोस्टिंग हुई थी और 5 भाइयों में सबसे बड़े होते हैं और ये पुंछ की उस फायरिंग में शहीद हो जाते हैं। जब इनकी शहीद होने की खबर चलती है तो वाकई इनके घर वालों ने जो कहा वो दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने बेटा देश के लिए कुर्बान कर दिया तो कोई बात नहीं। और इस तरह से लेकिन ये एक तरह से दुख की बात भी है कि जिस तरह से जवान शहीद होते हैं। और अगर और हम आगे बात करें तो अमेरिका का एक चैनल है और अमेरिका के चैनल जिसका नाम है CNN पर एक लाइव कवरेज चल रही थी। लाइव कवरेज में पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से एंकर बातचीत कर रही थी और एंकर से बातचीत करने के दौरान ही उन्होंने दावा किया कि भारत के जो 6 फाइटर जेट हमने गिरा दिए हैं, जिसमें 3 राफेल हैं, 2 MiG-29 है और 1 सुखोई है। तभी वो अमेरिकी चैनल की एंकर जो होती हैं उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई सबूत है या फिर ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो। जब बात सबूत की आती है तो वो इधर उधर बगले झाड़ने लगते हैं और उनकी जो जुबान थी वो लड़खड़ाने लगती है। इस तरह से पूरी दुनिया में ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। पाकिस्तान की जब ये इस तरह से हंसी पूरी जग में हो जाती है तो वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है। साथ ही पाकिस्तान की जो संसद सत्र के अंदर जो वहां के सांसद हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर ताहिर इकबाल, वो भी रोते हुए ये कहने लगते हैं कि अल्लाह उनके मुल्क की हिफाजत करे। जब लड़ना नहीं आता, जब लड़ने की ताकत नहीं है तो इनको लड़ना भी नहीं चाहिए, तो बाद में फिर रोना धोना। और भारत ने अभी ठीक से अपनी जवाबी कार्रवाई की भी नहीं है। अगर जवाबी कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।